नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली से लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार में मुसलमान वोटों पर किसका कब्जा रहेगा, बिहार के मुसलमान मतदाता किसके साथ रहेंगे, इसको लेकर बिहार की राजनीति में तो रस्साकसी तेज हो ही गई है। लेकिन दिल्ली, संसद भवन, मोदी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंद्रबाबू नायडू साहब के राज्य में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार साहब के राज्य में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में, बिहार में इस साल के अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। और अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह की योजना फेल हो गई है। नीतीश कुमार फंस गए हैं, चिराग पासवान फंस गए हैं और ईद के बाद, जी हाँ, ईद के बाद एक बार फिर से देश की संसद में बड़ा हंगामा होने जा रहा है। इन तमाम चीजों को मैं एक-एक करके आपके सामने बताऊंगा कि ईद के बाद संसद भवन में क्या होने जा रहा है और पटना की सड़कों पर क्या हो रहा है। नीतीश कुमार कैसे फंस गए हैं या नीतीश कुमार फंसा दिए गए हैं और अमित शाह की कौन सी योजना थी जो फेल होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की। 2024 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा के पटल पर इसको पेश किया। हंगामा हुआ। हालांकि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा के अंदर खड़े होके पुरजोर तरीके से, बल्कि इतने शानदार तरीके से तो भाजपा के सांसदों ने बिल का समर्थन नहीं किया जितने पुरजोर तरीके से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह यानी नीतीश कुमार के सांसद ने समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के जो सांसद थे थोड़ा बहुत अड़ते हुए नजर आए, तो इस बिल को फिर जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में हंगामा हुआ, विपक्षी दलों के सांसदों का निलंबन हुआ, बोतल फेंका फेंकी तक हो गई, हमला तक हो गया और उसके बाद आखिरकार विपक्षी दलों के ऐतराज के बाद जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर देश की सरकार को फिर से वक्फ संशोधन अधिनियम को सदन में पेश करना है। और एक तरफ जहां देश भर के मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं सूत्र ये बता रहे हैं, भारत सरकार के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईद के बाद सरकार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ संशोधन अधिनियम पेश करेगी और कोशिश करेगी कि उसको पारित करवाया जाए। जी हाँ, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अभी चल रहा है। उसका समापन 4 अप्रैल को होना है और सरकार ये चाहती है कि अगले सप्ताह यानी सत्र के समाप्त होने से पहले किसी तरह से इस बिल को दोनों सदनों में पेश करके पारित करवा लिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी बिहार जैसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले अपने कैडर वोट बैंक को, अपने समर्पित वोट बैंक को, और उससे भी जरूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक मोहन भागवत सरसंघचालक को यह बता सके कि देखिए, आपका एक और एजेंडा हमने लागू कर दिया, तो हमें अपना काम करने दीजिए ना, हमें अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेने दीजिए ना। क्यों आप बार बार विरोध करते हैं? क्यों आप बार बार हमारे द्वारा पेश किए गए नामों को काटते रहे? तो सरकार ईद के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम को न केवल संसद के दोनों सदनों में पेश करके पारित करवाने की कोशिश करेगी, बल्कि इसके जरिए एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश भी करेगी। लेकिन मुसलमान वोटों के लिए या देश के मुसलमान संगठनों का साथ देने का वादा करने वाले विपक्षी दलों के लिए समस्या बहुत बड़ी है। क्यों? उन्हें किसी भी हालत में इस बिल को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने से रोकना पड़ेगा। और आज विपक्ष के एक और बड़े नेता ने इस तरह का ही वादा कर दिया देश के मुसलमानों से, बल्कि आज मैं यूं कहूं कि बिहार के मुसलमानों से, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लालू यादव की तबीयत खराब है, लालू यादव अस्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद आज पटना के गर्दनी बाग में कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ
धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। लालू यादव बीमारी की हालत में भी उस कार्यक्रम में पहुंचे, तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में पहुंचे और बाकायदा मंच से बोलते हुए नजर आए कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लालू यादव की तबीयत खराब है, लालू जी की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो आपका साथ देने के लिए यहां पर आपके कार्यक्रम में आए हैं। कई अन्य दलों के नेता भी पहुंचे, चंद्रशेखर भी पहुंचे, ओवैसी की पार्टी के लोग भी पहुंचे, तमाम नेता। चंद्रशेखर यूपी से सांसद है, लेकिन बिहार में भी अपने राजनीतिक पार्टी की जमीन तलाश रहे हैं, तो वो भी गर्दनी बाग में मौजूद थे। ओवैसी की पार्टी के भी कई नेता गर्दनी बाग में मौजूद थे, लेफ्ट पार्टियों के भी कई नेता वहां मौजूद थे और सब मुसलमानों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सदन के अंदर से इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने मंच से पुरजोर तरीके से कहा, हालांकि वो भूल गए कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि सत्ता रहे या जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सदन के अंदर दोनों सदनों में पुरजोर तरीके से इस बिल को रोकने की कोशिश करेगा। ऐसा वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया। अन्य राजनीतिक दल भी इस तरह का वादा जब दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था मुस्लिम संगठनों ने, तो वहां जाकर कर चुके हैं। वहां समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी गए थे। तो ये तय मानकर चलिए कि ईद के बाद जब केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम को लोकसभा राज्यसभा से पारित करवाने की कोशिश करेगी, तो हंगामा होगा, जोरदार हंगामा होगा, विरोधी दलों की तरफ से हंगामा होगा, जोरदार हंगामा किया जाएगा। ये तो हो गई संसद की हालत। अब बिहार में नीतीश कुमार कैसे फंस गए हैं और अमित शाह का प्लान कैसे फेल हो गया। देखिए, नीतीश कुमार की छवि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी एक सेक्युलर नेता की थी। आज बिहार विधानसभा परिसर में सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो सदन के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन, हंगामा हुआ। लेकिन जब फोटो सेशन होता हुआ नजर आया तो एक विधायक ने आकर नीतीश कुमार से अपील की कि वक्फ संशोधन अधिनियम को रोकने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार उस पर तो खुलकर कुछ बोलते नजर नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार ने आज भी कहा कि देखिए, बिहार में हिंदू मुसलमान होता है जी, बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता है। हम तो सबका काम किए हैं, सबका काम करवाते रहते हैं। हिंदू मुसलमान क्या, हम तो सबका काम करवाते रहते हैं, सबके लिए काम करते रहते हैं। और उन विधायक साहब को उनके नेता की याद दिला दी, उन नेता के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की याद दिला दी, क्योंकि नीतीश कुमार मुसलमान वोटों को खोने का जोखिम नहीं ले सकते, भले ही उन्हें 1 या 2% वोट ही क्यों न मिलता हो, लेकिन अब फंस गए। ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, जिस पर नीतीश कुमार अपना कब्जा मानकर चल रहे थे, उस कोटे से तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री बना दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला नीतीश कुमार के सामने रख दिया है, अब नीतीश कुमार को एक बड़ा टास्क बीजेपी ने, अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया था कि आप जाइए मुसलमान वोटों में सेंध लगाइए। लेकिन अब जब लालू यादव, तेजस्वी यादव गर्दनी बाग में जाकर इस तरह का पुरजोर शब्दों में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए नजर आएंगे, तो मुसलमान किसके साथ खड़ा नजर आएगा। कई मुस्लिम संगठनों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार की दावत का बहिष्कार कर दिया था। चिराग पासवान लोजपा के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान एक जमाने में सरकार नहीं बनने दी थी उन्होंने बिहार में, और उन्होंने ये रट लगा ली थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सरकार बन नहीं पाई, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, फिर से चुनाव करवाना पड़ा। लेकिन आज उन्हीं स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेटे कि इफ्तार की दावत का मुस्लिम संगठनों ने यह कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ, मोदी सरकार के एजेंडे के साथ जो राजनीतिक दल खड़े हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, हम इन सब की इफ्तार की दावत का और ईद मिलन समारोह का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे में बिहार का मुसलमान अब नीतीश कुमार के साथ कैसे जाए, और यही प्लानिंग फेल हो गई, यही योजना फेल हो गई अमित शाह। दरअसल अमित शाह की प्लानिंग क्या थी, क्योंकि पिछली बार बड़े कांटे का मुकाबला था, बहुत कांटे का मुकाबला था। तो उस कांटे के मुकाबले में अमित शाह एक नई प्लानिंग लेकर आए, 139 प्लस 104 का फॉर्मूला लेकर आए और 4-5% वोटों में बिखराव करने का फॉर्मूला लेकर आए। ये बहुत दिलचस्प फॉर्मूला है।
139 104 के बारे में तो बता चुका हूं, एक बार रिपीट करता हूं, फिर आपको मैं 4-5 के फॉर्मूले पर भी लेकर जाऊंगा। जहां अमित शाह फेल हो गए, क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार फंस गए, क्यों? क्योंकि मुसलमानों के सामने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बेनकाब हो गए, या राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें बेनकाब कर दिया, क्योंकि जेडीयू ने यह आरोप लगाया था कि जब इफ्तार की दावत का बहिष्कार मुस्लिम संगठनों ने किया, उसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल था। अब सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सा नेता भरोसेमंद है, किस नेता पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये तो बिहार के मुसलमानों को तय करना है। दरअसल अमित शाह ने जो 139 104 का फॉर्मूला तय किया था, उसमें यह था कि 104 सीटें जेडीयू को दे दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी, 139 सीटें बीजेपी के कोटे में आएगी, जिसमें से बीजेपी 105 पर लड़ेगी और बाकी 34 सीटों को वो सहयोगी दलों के बीच में बांट देगी, जिसमें चिराग पासवान है, जितिन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है और मुकेश सहनी अभी आएंगे या नहीं आएंगे, ये तय होना है। उसमें नीतीश कुमार को यह भी कहा गया था कि बिहार का पूरा चुनाव प्रचार अभियान, एनडीए का पूरा चुनाव प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी देखेगी, गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत भारतीय जनता पार्टी करेगी और जहां तक मतदाताओं का वर्ग है, चाहे वो अगड़ी जाति हो, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, इनके लिए कैंपेन की पूरी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। वो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी तय करेगी, वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के लिए भी तय करेगी, वो चिराग पासवान के उम्मीदवारों के लिए भी तय करेगी, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों के लिए भी तय करेगी। इस पूरे प्रोसेस में नीतीश कुमार को एक बड़ा टास्क दिया गया था कि आपकी सभी छवि जो है, आप लगातार कहते रहे हैं कि सेकुलर छवि है, आप बिहार की राजनीति में हिंदू मुसलमान की बात करते रहे हैं, तो आप मुसलमानों को आकर्षित करने की कोशिश कीजिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ, जो आपको 104 विधानसभा सीटें दी जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी दलों के पास चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा वैसे भी ईद की सौगातें बांटने में लगा हुआ है, तो बीजेपी को ये लगता है या बीजेपी ये दावा करती है कि मुसलमान उनको भी वोट कर रहे हैं, लेकिन चलिए उसको हम एक किनारे रख देते हैं, क्योंकि उसके पीछे अभी कई सारे झोल-झाल है। उसको लेकर एक अलग से स्टोरी बनानी पड़ेगी, एक अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने सारे तथ्यों को रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार साहब को टास्क दिया गया था कि आप मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। नीतीश कुमार ने आज जो बयान दिया कि बिहार में सब हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं, तमाम सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार इसको दोहराते हुए नजर आए। उनके विधायक औरंगजेब वाले मसले पर मुस्लिम संगठनों के स्टैंड के साथ खड़े नजर आए। जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो उर्दू को लेकर, नमाज पढ़ने को लेकर, रमजान को लेकर इस तरह के फैसले करते हुए सामने आ रहे हैं, जिससे मुसलमानों को लगे कि नहीं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन वो मुसलमानों के हितैषी। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन इस बीच में गड़बड़ क्या हो गई कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार की दावत का बहिष्कार कर दिया। और गर्दनी बाग में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मुस्लिम संगठनों ने तमाम नेताओं को न्योता दिया। लालू यादव, तेजस्वी यादव पहुंच गए, चंद्रशेखर रावण पहुंच गए, ओवैसी की पार्टी के नेता पहुंच गए, लेफ्ट फ्रंट के नेता पहुंच गए, जनता दल यूनाइटेड नदारद। और यहीं अगर मुसलमानों के सामने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की छवि अच्छी नहीं रहेगी, और वक्फ संशोधन अधिनियम पे तो सरकार के स्टैंड का विरोध लोकसभा राज्यसभा में कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार के स्टैंड का अगर विरोध करते हुए नजर आएंगे तो फिर सरकार इस बिल को पारित कैसे करवा पाएगी। तो सदन में तो साथ देना था, लेकिन बिहार में मुसलमानों के साथ खड़े होना था। नीतीश कुमार अपनी इस कोशिश में नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह का एजेंडा क्या था? पिछली बार जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन के बीच में महज 0.03% वोट का, मतों का अंतर था। उसको पाटना था। अगर 1-2% मुसलमानों के वोट जनता दल यूनाइटेड झटक लेती, बीजेपी यादव पे फोकस कर रही है, अगर बीजेपी 2-3-4-5% यादवों का झटक लेती, तो जो राष्ट्रीय जनता दल का जो माई समीकरण होता है ना, मुस्लिम और यादव, हालांकि तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात आजकल कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम और यादव अभी भी एक ठोस वोट बैंक है, जिसके सहारे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतने की रणनीति बना रहा है और चुनाव जीतने की रणनीति बनाता रहा है। तो ये अमित शाह की रणनीति थी कि अगर इस माई समीकरण में, यानी मुस्लिम में नीतीश कुमार सेंध लगाए और यादव में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाए, और आप 2-3-4% वोट भी अगर झटक लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल के, या उनके वोटों में आप सेंध लगा पाते हैं, तो एनडीए गठबंधन आराम से स्पष्ट बहुमत बिहार की विधानसभा में प्राप्त कर लेगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों के मोर्चा खोलने, गर्दनी बाग में आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने, लालू यादव, तेजस्वी यादव के लीड लेने और नीतीश कुमार की पार्टी के
पीछे हट जाने से नीतीश कुमार फंस गए हैं। अमित शाह की पोल खुल गई है और ईद के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद में बड़ा हंगामा होने जा रहा है। इंतजार कीजिए, क्योंकि बिहार में जो 17-18% मुस्लिम आबादी है, सबको उसके वोट चाहिए और उसके वोट के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव इतनी आसानी से वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना है। भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्पित वोट बैंक के साथ-साथ आरएसएस को भी संतुष्ट करना है, तो सबके अपने-अपने एजेंडे हैं और सबके जब अपने-अपने एजेंडे हैं, तो सदन शांतिपूर्ण तरीके से भला कैसे चल पाएगा। देखते हैं क्या होता है ईद के बाद लोकसभा और राज्यसभा में। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।